विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, अध्यक्ष जी संतोष फौजदार जी, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, माता बहनों, युवा साथी और बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और भरतपुर की जनता की ओर से और डीग की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का और जयंत जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, सुभाष गर्ग जी ने मुझे कुछ छोड़ा नहीं है कहने के बारे में सरकार के। मैं तो एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे आप हाथ खड़ा करके एक आदमी बता दो कि जो जो गहलोत साहब ने वायदे किए थे वो पूरे हुए हैं, धरातल पे चल रही हैं स्कीमें कि नहीं चल रही, ये बता दो। तो सब खड़े करो हाथ। और अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। दूसरी ओर मैं दूसरी ओर आपको ले जाता हूं। परसों आए थे श्रीमान जी यहां, क्या नाम रख रखा है मैंने, फेंकूदास। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, वायदा किया था जनता से 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल की और 15-15 लाख रुपए विजय माल्या को लेके आऊंगा, औरों को लेके आऊंगा जो काला धन ले गए, और उनको 15-15 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में बांटूंगा। इन दोनों में से एक भी वायदा पूरा हुआ क्या? 2023 चल रही है। अब नई चीज फेंकी है, अग्निवीर। 18 साल की उम्र में नौकर छोड़ा, 22 साल की उम्र में रिटायर नहीं होगा, 22 साल की उम्र में डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज और रिटायरमेंट में तो पेंशन मिलती है, बाकी बात क्या करेगा का सगाई नहीं होगी। तो ये चीजें आपको देखनी है। और पिछले 5 साल में ईमानदारी से बताओ कि कितना विकास हुआ भरतपुर में। तो विकास जो करता है उसको मदद नहीं करनी चाहिए। और मेरे तो सुभाष जी के बहुत पुराने संबंध है, 40 साल के, अब के नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा अर्जुन की आंख पर जैसे निशाना था, हमारा निशाना है गहलोत साहब पहुंचे मुख्यमंत्री पद पर पुनः। और मैं लिख के ले लो मुझसे, अगर आपने गलती से बीजेपी की सरकार ले आए तो जितनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, अगले दिन ही स्टेटमेंट आएगा। अभी तो अव्वल तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है इनमें, छोड़ो वो दिन। और आप जानते हो कि आप नहीं आने दोगे बीजेपी की सरकार को, लेकिन सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा, कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली किया, लिहाजा ये सारी स्कीमें बंद की जाती हैं। अब ये आपके ऊपर है। आप वंचित रहना चाहते हो स्कीमों से तो खूब दो वो बीजेपी को, और अगर आप इन स्कीमों का लाभ उठाना चाहते हो और साथ जो वायदे किए मुख्यमंत्री जी ने उसको फायदा उठाना चाहते हो तो आप कांग्रेस को वोट दो। और यहाँ आरएलडी का जो हमारा अलायंस है। भाई जयंत जी, आप इतनी दूर से पधारे हैं, ये मेरा कर्तव्य बनता है, भरतपुर की जनता का कर्तव्य बनता है कि आपके भी हम नारे लगाएं। जयंत चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, अरे घरों बैठ गो का, मेरा बैठ रहा हूं, मैं भी मारूं, तुम थोड़ी हो। और अंत में फिर अशोक गहलोत जी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़ा करो। राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं किसानों के युवा नेता, किसानों की आवाज माननीय जयंत चौधरी जी को, वो इधर आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय जयंत चौधरी जी। राम राम साहब। बहुत लंबे समय से आप बैठे हो, कम ही समय में, अल्प समय में हम सबको अपनी बात कहनी है। और बड़ा सौभाग्य है, चौधरी अजीत सिंह जी की भी जब आखिरी सभा भरतपुर में थी, उस सभा में, चुनाव में वो आपके यहाँ आए, वो बेहद खुश होते आज आपके जोश को देखकर और लोकदल के इस सिंबल और इस झंडे को लेकर जो इस तरह आपने भरतपुर में इसको संभाल के रखा है और फहराने का काम किया है। अशोक गहलोत जी, जिनके प्रति इतना सम्मान और लगाव राजस्थान की जनता के हर वर्ग में है, जो दिखाई देता है, चुनावी समर में बहुत कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए। मैं श्री विश्वेंद्र जी को
जो मेरे आदरणीय हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और इस अवस्था में बीमार होने के बावजूद यहाँ आए और घंटों मेरे साथ वो बैठे मंच पे, आपकी बात सबकी सुनी, और ब्रज के इस रंग में वो रंगे ही हुए हैं। जब गिरिराज जी का नारा लग रहा था तो शायद सबसे जोर से यही नारा ले रहे थे। इनके फौलादी इरादे को और इनके जज्बे और उनकी ऊर्जा को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारे जोगिंदर अवाना जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, दोबारा दावेदार हैं, आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहते हैं, वो भी साथ आए हैं मंच पे। रामकिशन शर्मा जी, आप देखिए मेरे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन पर चौधरी चरण सिंह जी विश्वास करते थे, आज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे बहुत ही अजीज लोग, गठबंधन के बहुत जिम्मेदार लोग, मेरी मातृशक्ति, मेरे आदरणीय किसान, सभी अभिभावक जो यहाँ घंटों से आए, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सुभाष जी को भी बधाई देता हूँ। कोई एक माहौल होता है चुनाव का जो दिखाई दे जाता है। कल अहमदाबाद में टीम इंडिया हार गई। अब उसके कई कई कारण हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि वहां जो गए हैं, जो जोर लगाते शायद जीत जाते, लेकिन हार गई। दुख की बात, वो टीम इंडिया हार गई, लेकिन राजस्थान में दोबारा रिपीट करके ये टीम इंडिया को जिताने का काम आप करेंगे। और उसके कारण हैं कि एक जनता का विश्वास होता है, सरकार डंडे से नहीं चलती। लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना करने वाली सरकारें कभी दोबारा नहीं आती। सरकार वो आती हैं जो जनता का विश्वास जीत पाए। सार्वजनिक जीवन में जो नेता एक बार झूठ बोलता है, कभी कभी चल जाता है, और जो बार बार आपके बीच आके बड़ी बड़ी बात कहेंगे और झूठ बोलेंगे, वो कामयाब लंबे समय तक हो नहीं सकते। अब विश्वेन जी कह रहे थे, उन्होंने तो बहुत एक अच्छा नाम दिया है, मैं तो नहीं कहूंगा। वैसे ही एक नेता आए हैं, 18 तारीख को आए। हम तो उम्मीद करते कि वो याद करते कि 19 अक्टूबर की तारीख कौन सी थी। 18 अक्टूबर में लोहागढ़ में खड़े होकर उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है। और क्योंकि उनको शौक है अपना नाम सुनने का, आप बताइए, उन्हीं के नाम पे स्टेडियम, उसी स्टेडियम में खुद जा रहे हैं। हमारे यहां परंपरा नहीं थी कि जीवित व्यक्ति कोई कितना अच्छा क्यों ना हो कि अपने नाम से कोई संस्था बनवाए। ये परंपरा नहीं है हमारे यहां कभी। लेकिन चलिए, वो आए तो उन्होंने कहा हमारा डंका बज रहा है दुनिया में, क्यों बज रहा है? तो लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया। जो आते हैं उनके रंग, उसी रंग में जो पुत के आते हैं, उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात है। ये देश का डंका अगर दुनिया में बज रहा है, इसलिए बज रहा है क्योंकि दुनिया में हमारा नाम है। व्यापार के क्षेत्र में, मंडी के तौर पे, हमारी संस्कृति, हमारा लोकतंत्र, वो इतना मजबूत कल भी था और आज भी है और कल और रहेगा। उसका श्रेय देश की जनता के पुरुषार्थ को जाता है, यहाँ के किसानों को और यहाँ के नौजवानों को जाता है, इस मातृशक्ति को जाता है। किसी एक व्यक्ति को देना बेहद गलत। वो आए, उनका तो रिश्ता सबसे निकल आता है। सब जगह जाते हैं, कहते हैं मेरा पुराना नाता है। मैं 30 साल पहले जब जंगलों में जाता था, उससे पहले यहां घूम के जाता था। लेकिन शायद लोहागढ़ से कोई पुराना रिश्ता नहीं निकाल पाए। कोई बात कही इन्होंने रिश्ते की? रिश्ते की बात तो देखो मैं कह सकता हूं, यहां हमारा रिश्ता है, चौधरी चरण सिंह जी का रिश्ता है कि नहीं मानते कि नहीं मानते? और नौवार चाहिए तो नौवार भी हैं, और रावतपाल चाहिए तो रावतपाल भी है, और सादाबाद हो, मथुरा हो, आगरा हो, जहां रिश्तेदारी करानी हो करा लो। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उन्होंने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन बिल्कुल ठीक है अश्विन जी ने जो नीति ला रहे हैं, जो अग्निवीर योजना क्या है, ना अपनी शादी मानूंगा ना तुम्हारी होने दूंगा। तो अगर घर को सजा के रखना है, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है, तो राजस्थान की सरकार ने रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूं। किसानों के लिए बड़े बड़े काम किए। एक ऐसा काम है जिसका जिक्र चर्चा इस मंच से नहीं हुई, और
उसी के आधार पे मैं संसद में अपना एक प्राइवेट बिल तैयार कर रहा हूं। राजस्थान शायद देश में दूसरा राज्य बना जिसने किसानों के लिए उनके वित्त से, उनके ऋण से उनको मुक्ति दिलाने के लिए एक नए संस्था का गठन किया। तो डेट फाइनेंस रिलीज कमीशन आपने बनाया है, कानून बना के विधानसभा से पारित करके एक संस्थागत तरीके से, बुनियादी तरीके से आपने समझा कि किसान की पीड़ाएं कहां हैं, कहां वो महसूस करता है। और यही लड़ाई चौधरी छोटू राम जी के समय से लड़ते आए लोग। चौधरी चरण सिंह जी ने छुटकारा दिलाया कि महाजन के चुंगल से, जो अव्यवस्थित क्षेत्र के चुंगल से जो पैसा जुटा के खेती करता है और महंगी उसकी खेती हो रही है, और ऋण में जो डूब जाता है उस किसान और किसान परिवार को बचाना होगा। तो उसी तर्ज पर मैं संसद में भी अपना एक मसौदा तैयार कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी का भी हम सहयोग मांगेंगे जब संसद में वो रखा जाएगा। बाकी काम तो अब केंद्र में सरकार को देखना है। राजस्थान से हमें बहुत उम्मीद है कि यहाँ जो इन्होंने घोषणा पत्र भी किया है, अब इन पे, इनकी कही गई बातों पे आप विश्वास कर सकते हो, और सामने वाला जो कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं। याद कीजिए, आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें मौका दो तो हम तुम्हें गेहूं पे बोनस देंगे। रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं बहुत उनका आदर सम्मान करता हूं, मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। आज वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इस सभी मालूम है कि 2014 में जब उनको मंत्री बनवाया तो क्या दबाव उन पर बनवाया कि उनके मंत्रालय से चिट्ठी सभी राज्यों को भेजी गई केंद्र सरकार द्वारा कि अगर कोई राज्य की सरकार बोनस देगी, एमएसपी से अतिरिक्त एक भी रुपए का बोनस सरकार देगी, तो केंद्र की सरकार आपसे गेहूं धान की फसल खरीद नहीं पाएगी। याद है कि नहीं? 2014 में क्यों चिट्ठी लिखी थी? और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकारें थीं। वे बीजेपी की शासित राज्य की सरकारें भी विरोध करती रही कि नहीं, गलत हो जाएगा साहब, किसान चाहते हैं एमएसपी मिले और अच्छी एमएसपी, अच्छा भाव, अच्छा मूल्य उनको दिलाने के लिए ये छूट आप सरकारों को दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक नहीं मानी। और मैं हाल की बात बताता हूं कि आपको जानकारी होनी चाहिए, जून के महीने 2023 में सीएसीपी जो संस्था है जो मूल्य निर्धारण करती है खेती के लिए, जो सारी सिफारिश करती है, जिन सिफारिशों को मान के एमएसपी घोषित होते हैं, भाव घोषित होते हैं, जून महीने में भी उन्होंने एक रिपोर्ट प्रतिवेदन सरकार को सौंपी है और उसमें दोबारा मांग की है कि किसी भी राज्य सरकार को आप बोनस घोषित मत कीने दीजिए, मत करने दीजिए। तो किस मुंह से जो सरकार आज केंद्र में बैठी है, जो कभी किसानों की सोचती नहीं, जो किसानों के उस 3 काले कानून लाई थी, आज वो कह रहे हैं कि हम बोनस देंगे। किस मुंह से देंगे आप? और 18 नवंबर को प्रधानमंत्री आते हैं लोहागढ़ में, 19 नवंबर की तारीख पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। 19 नवंबर की तारीख हर किसान को याद रखनी चाहिए। क्या तारीख है? जब देश के किसान संगठनों ने, जिन्होंने सड़क पे 13 महीने बिताए, जो किसानों ने आंदोलन किया आपके लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ी, उन्होंने फतेह दिवस मनाया था कि एक दिन हमें मिल गया, अब हम लौट आएंगे। हम विश्वास करें अपनी सरकार पे, उम्मीद करें हमारी सरकार पे कि जो हमने आंदोलन किया उसके आगे सरकार झुकी है। हम हारे नहीं हैं, हमने किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी और हम जीते हैं। वह 19 नवंबर की तारीख भी प्रधानमंत्री जी को याद रखनी चाहिए। लोहा लिया था किसानों से और किसान पीछे नहीं हटे। और बार बार लोहा घर के भी आप तरफ देखेंगे तो भरतपुर की जनता भी, ये पूरे जिले से ऐसे नतीजे आप इस चुनाव में दे दें कि मोदी जी मान जाएं कि लोहा हमने भरतपुर से गलत लिया, किसानों से गलत लिया, वो भी इस बात को मान जाएं। गहलोत जी को आगे भी चुनावी सभाओं में जाना है, मैं अपने तरफ से फिर उनको धन्यवाद देता हूं। ये कारवां हमारा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और हम सब देख रहे हैं कि राजस्थान के इस नतीजे के बाद 2024 में भी हमें इंडिया गठबंधन को और मजबूती देनी है। तो ये उस प्रक्रिया में आपको एक ठोकर, एक धक्का और देना है। अगर आप आज जो बीजेपी की सरकार है, जो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिलाओं के साथ इनकी सरकारों में लगातार अन्याय हुआ, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां चुनाव में आएंगे तो कहेंगे डबल एजेंट की सरकार बना दो। महिलाओं की शक्ति के लिए, सशक्तिकरण के लिए, बहन बेटी को बचाने के लिए बीजेपी को वोट दो। यहीं बगल का जिला आपका हाथरस का जिला है। याद कीजिए कि रात में किस तरह से वहां की जो उनकी सरकार है, जो तथाकथित
बीजेपी की सरकार है, डबल एजेंट की सरकार है। क्या कृत उन्होंने किया कि जबरदस्ती एक गरीब दलित की बेटी को उन्होंने आखिरी क्रिया उसकी कर दी और परिवारजनों को भनक भी नहीं लगने दी। और तमाम विरोध हुए। योगी जी ने कहा कि नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। तो हमने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं, ऐसी भी सरकारी व्यवस्था देखी है, बिल्कुल चरमरा गई है, जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और मैं दाद देता हूं कि हमें गहलोत जी से सीखना चाहिए। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी ताकत उन्होंने देखी है, लेकिन इनके व्यवहार में इतनी सरलता है। अगर इन्हें गलती का एहसास होता है तो कहते हैं गलती हो गई। कोई मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आज कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में जाके ये नहीं कह सकता कि हमने काम किया है, काम के बल पे हमें वोट दीजिए। और मैं 4 घंटे से मंच पे बैठा हूं, सबने बढ़ाई की है, सुभाष गर्ग की बढ़ाई की है, विश्वेंद्र जी की बढ़ाई की है और राज्य सरकार के कामकाज की बढ़ाई की है। तो मैं बधाई देता हूं और आमंत्रित करता हूं, आप अपनी कार्रवाई को आगे विधिवत चलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जयंत चौधरी। और मैं अब राजस्थान के जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सुनो, वोट तो मांगी नहीं, वोट तो दे रहे हो ना। कांग्रेस का नारा है, किया दिल से कांग्रेस फिर से, और लोकदल का भरतपुर में नारा है, आज या कल काम आएगा नल। कांग्रेस का हाथ हैंडपंप के साथ, कांग्रेस का हाथ। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि संबोधन करेंगे। हमारे आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, परम श्रद्धेय पंडित रामकिशन जी, हमारे साथी दादा साहब विश्वेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार सुभाष गर्ग जी भरतपुर से, जोगिंद्र अवाना जी नदवई से, त्रिलोक त्यागी जी महासचिव आरएलडी, दिनेश सुपा जी अध्यक्ष कांग्रेस जिला कांग्रेस, अभिजीत जाटव जी, मेयर साहब भरतपुर, महेंद्र प्रताप चौधरी जी और सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आरएलडी के उम्मीदवार सुभाष गर्ग जी की सभा में अंदर, पिछली बार भी मैं आया था यहाँ पर, जयंत चौधरी जो लेट हो गए थे उस वक्त में पिछली बार, पर आपने सुभाष जी को आशीर्वाद दिया, उनको कामयाब किया। और मैंने कहा था उस वक्त आपको, एक नौजवान है, निष्ठावान है, समर्पित है आपके लिए, अगर ये कामयाब होते हैं तो आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। मेरी बात सही साबित हुई, काम करने में कोई कमी नहीं रखी। और मैंने कह रखा था सुभाष गर्ग को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस प्रकार से 5 साल निकले हमारे, 5 साल निकले हैं। अभी जयंत चौधरी जी बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था ध्यान से। चौधरी चरण सिंह जी चौधरी साहब भी पार्लियामेंट में थे, मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ में पार्लियामेंट मेंबर रहने का। मैं जानता था कि वो बोलते थे पार्लियामेंट में, इंदिरा जी को बहन कहते थे वो, और क्या उनका दिल की आवाज़ जुबान पे आती थी, किसानों के लिए समर्पित थे। वो व्यक्तित्व एक अलग पहचान रखता देश के अंदर। और अजीत सिंह जी से मेरा संबंध रहा। अब जयंत चौधरी जी कमान संभाले हुए हैं, मुझे खुशी है कि आज एक सीट कम से कम राजस्थान में आरएलडी के पास में है। रिश्ता निभाया 5 साल तक, रिश्ता निभाया 5 साल तक, और मैं चाहूँगा कि ये रिश्ता आगे भी कायम रहे, हम लोग मिलकर के आगे बढ़ते रहें। अभी आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, बहुत आवश्यक है। हालात देश के बहुत गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही जिसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया था। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दबाव में काम कर रही है।
जुडिशियल दबाव में काम कर रही है, मीडिया जो ये ले रहा हमें रिकॉर्डिंग, ये सब दबाव के अंदर है। हालात बड़े गंभीर हैं, सब एक तरफा दिखाते हैं। और चुनाव है राजस्थान के, स्टेट के चुनाव है। 5 साल की हमारी परफॉर्मेंस, हमने क्या क्या कानून पास किए, जैसा भी जैन जी कह रहे थे कि हमने किसानों की जमीन कुड़क नहीं हो, वो कानून भी बना दिया हम लोगों ने। MSP के ऊपर हम लोग भी बोनस दे रहे थे गेहूँ के लिए 100 रुपये, इन्होंने ठीक बताया कि वो बंद करवा दिया गया। ऐसा कभी होता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से दे रहे थे 100 रुपये प्रति क्विंटल, उसको बंद करवा दिया गया। तो उनकी नीति किसान विरोधी है, इसलिए काले कानून भी आए। और साथ के अंदर 1 साल से अधिक धरना चला, 600-700 लोग मारे गए। किसे कहते हैं? हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया है, किसानों के आंदोलन के कुचलने के लिए क्या क्या नहीं किया भारत सरकार की, इंडिया गवर्नमेंट ने। किसान मजबूत रहा, आखिर में किसान की जीत हुई। इस बात के हमें गर्व होना चाहिए। झुका नहीं किसान। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने तो हिंदुस्तान में पहली बार मैंने डिक्लेयर किया था किसानों का अलग बजट पेश करेंगे हम लोग। अलग बजट पेश किया हम लोगों ने। 12 मिशन बना दिए हम लोगों ने। उसमें मिशन आधार पर अब किसानों के आने वक्त में जो भी विकास होगा खेती के अंदर, कृषि के अंदर, वो सब उसके आधार पर होगा। 61 कॉलेज, कृषि कॉलेज होगी, उसमें 55 मैंने अभी इन 5 साल में खोली है। 55 कॉलेज मैंने खोली अभी 5 साल के कृषि की। कोई हमारे लिए किसान प्रायोरिटी पर है, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हमने अभी 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है। करीब 14 लाख किसानों के बिल जीरो हो गया राजस्थान के अंदर। उपभोक्ताओं में 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई। तो जो हमने फैसले किए महंगाई राहत को लेकर के, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरी पब्लिक के लिए। चाहे वो आयुष्मान भारत हो, 5 लाख का बीमा भारत सरकार का, चाहे राज्यों में हो, वो खाली 20% 30% जनता के लिए है। वो NFSA वालों के लिए, SSCC वालों के लिए, सर्वे वालों के लिए। एकमात्र राजस्थान जहाँ पर पूरी पब्लिक के लिए, अमीर गरीब कोई भी हो, उनके लिए बीमा है 25 लाख का, जो कि वरदान साबित हो रहा है राजस्थान के अंदर। कितना इलाज है? कैंसर का, हार्ट का, किडनी का, घुटने बदलवा रहे लोग, कोई एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हमने जो कई फैसले, 500 में गैस सिलेंडर दे दिया हम लोगों ने, हिंदुस्तान पहली बार हमने दिया। भारत सरकार दबाव में आई, उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए। तो बातें कहने को बहुत सारी है। आपको मालूम है कि महंगे राज शिविरों के अंदर हमने, और तो लंपी रोग में गाय मर गई थी। 40,000 रुपये देने वाला राजस्थान है प्रदेश, जहाँ पर सबसे पहले हमने घोषणा करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके पहले ही हमने कह दिया 40,000 रुपये देंगे हम प्रति गाय जो मर गई, उसके लिए बीमा कर दिया गायों का, भैंसों का। तो कई ऐसे फैसले किए, उसके कारण राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अन्य राज्यों के अंदर भी। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अब 7 गारंटी दी गई आपको, चाहे वो गृह लक्ष्मी योजना हो, 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेंगे प्रति वर्ष, बहुत बड़ा फैसला हो रहा है ये गारंटी के रूप में। 15 लाख तक का बीमा कर रहे हैं हम लोग। मुआवजा बहुत कम मिलता है, बाढ़ आ जाओ, बिजली कड़क जाओ, ओलावृष्टि हो जाए, 15 लाख तक के मुआवजे की बात सरकार कर रही है कि हम कैसे आने वाले वक्त में इतनी राहत पहुंचाएंगे। गोधन योजना अलग लागू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार की अच्छी योजना थी, मैं देख के आया रायपुर के अंदर। दुर्घटना होती है, मॉलों के अंदर गाय फिरती रहती है, सड़कों पर गाय मर जाती है, आदि मर जाता है, गंदगी अलग होती है। अब बाड़ों में रहती गायें, और चारा टाइम पे, पानी टाइम पर, और खाद, गोबर खरीदती सरकार खरीदती है, जिससे खाद बनता है, गोबर से गैस बनती है। वही स्कीम हम लेके आए हैं, गारंटी के रूप में लेके आए हैं। छात्रों के लिए 2 गारंटी है। एक तो इंग्लिश स्कूल बहुत पॉपुलर हुई राजस्थान के अंदर,
6 लाख बच्चे पढ़ते हैं अभी फ्री के अंदर। प्राइवेट में 50,000 1 लाख फीस होती है। हम चाहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े इंग्लिश। मैं भी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आ गया हमारे जब हम पढ़ते थे तब। आज जो कंप्यूटर आ गए, राजीव गांधी बोलते थे 21st सेंचुरी बात करते थे, लोग समझते नहीं थे। आज कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, गूगल, यूट्यूब देखते दुनिया देख रही है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो भी पावरफुल है। तो क्यों नहीं हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं, वो भी दिल्ली, मुंबई, लंदन, अमेरिका जाएं पढ़ने के लिए। 500 बच्चों को मैं भेजता हूँ प्रति वर्ष दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जब छात्र थे उनको भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने, गायकवाड़ ने। आज वो संविधान निर्माता बन गए। हमारे बच्चे भी बाहर जाके आएंगे, एक्सपोजर होगा। हो सकता है उसमें कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कौन क्या बनेगा। हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा इंग्लिश सिखाने का गारंटी दी गई है कि हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल की जो मांग करेगा वहाँ स्कूल खोली जाएगी। अभी 3,000 से अधिक स्कूलें खुल चुकी हैं। छठी गारंटी है लैपटॉप, टैबलेट देने की। फर्स्ट में जाएगा बच्चा 12वीं पास करके, जाते ही उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया उसके अंदर, क्योंकि पैसे वाला लैपटॉप खरीद के लाएगा, करीब 20,000 का होता वो। उससे वो पढ़ाई करेगा, डिस्टेंस लर्निंग करेगा, कंप्यूटर चलाएगा, सब कुछ सीखेगा उससे। गरीब का बच्चा ये फील करेगा मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है। सरकार ने तय किया कि लो बच्चे सरकारी कॉलेज में जाएंगे, लाखों बच्चे, उन सबको सरकार लैपटॉप या टैबलेट देगी, ये हमने वादा किया है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब को अवसर बराबर का मिले आगे बढ़ने का। इस प्रकार की सोच के साथ में हमने कई फैसले किए। मैं आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और राजस्थान के लिए भी, क्योंकि सरकार बदलती है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हमारी रिफाइनरी बंद हो गई पहले 5 साल, मेट्रो बंद हो गया, अभी चंबल से पानी आने वाला था, योजना थी अलवर तक, वो बंद हो गई। कई काम बंद कर दिया उन्होंने। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आपने 5 साल पहले मुझे 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाया, 30वीं बार आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला। मैं 5 साल हमने जम के काम किया। मैं चाहूँगा कि हमारी जो योजना है 3 लाख लोगों को हमने नौकरी दे दी है राजस्थान में। अभी बताए सुन रहे थे आप 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो गायब हो गए कहने वाले, अब बोल नहीं रहे हैं। काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए जेब में आएंगे, ये जुमले साबित हुए। हमने जो कहा वो करके दिखाया आपको। मैनिफेस्टो हमारा 96% पूरा हो गया, बजट हमारा 90% पूरा हो जाता है। खाली घोषणा नहीं होती है, वो धरातल उतरती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप लोग इस चुनाव में जो है, OPS वाले बहुत खुश हैं। हमने वादा किया है कि OPS का सरकार आने पर असेंबली में कानून पास कर देंगे, पक्का काम हो जाएगा उनका भी, पक्का ही है वैसे और पक्का हो जाएगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा 500 गैस सिलेंडर और उनकी दायरा बढ़ा रहे हैं हम लोग। पहले उज्ज्वला योजना के लिए था, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो भी आएगा 1 करोड़ 5 लाख परिवार है, उन सबको मिलेगा। और 500 में नहीं मिलेगा, 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा सरकार बनते ही। इसलिए मैं अंत में आपको कहना चाहूँगा 2 बातें हैं। एक तो पंडित रामकृष्ण जी बैठे हैं, 90 साल के नौजवान हैं ये। इन्होंने अभी डीग में मीटिंग हुई थी राजा साहब के यहाँ पर, फार्म बनाने में भी गया था। वहाँ इनका भाषण मैंने सुना। बोले मैंने मेरी ज़िंदगी में 90 साल की अवस्था में सरकार ने कई देखी है, जितना काम इस सरकार ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। नंबर 2, मैं केरला गया था। केरला में वहाँ 70 साल से सरकार बदलती है, एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन आता है।
इस बार जब मैं गया तो लोगों ने कहा इस बार तो वहाँ पर रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, जो भी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है। मैं वो क्यों भाई? कहता इस बार कोरोना में महामारी में अच्छा काम किया इन्होंने और सरकार वहाँ पर रिपीट हो गई। तो मैंने मन में कहा भाई कि हमने कोरोना में उससे अच्छा काम किया, बिरला मॉडल हमारा दुनिया में चला गया, WHO ने तारीफ करी, कोई कमी रखी नहीं, ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं यहाँ पर। दिल्ली में लोग मरे, बम्बई मरे, अहमदाबाद में मरे। और बाकी हमने जितनी योजना चलाई है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 500 से 1000 कर दिए, 15% अपना बढ़ेगी पेंशन, सब कुछ किया। और 7 गारंटी और दे रहे हम लोग, 10 गारंटी दी लागू कर दी वो महंगाई राहत वाली। तो वहाँ सरकार रिपीट हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जो है, मन देख रहा हूँ मैं आप सबका, आज भी जो भीड़ आई है, पिछली बार मैं आया था उससे 5 गुना ज़्यादा भीड़ आज बैठी हुई यहाँ पर। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, कृपा करके सुनिए, आप 1 मिनट, कृपा करके अगर आप चाहते हो सरकार रिपीट हो तो सरकार रिपीट तब होगी तब आपके यहाँ से शहर से, तो देखिए हमारे उम्मीदवार है यहाँ पर डीग से तो विश्वनाथ जी यही हैं, भरतपुर सुभाष गर्ग जी हैं, जोगिंदर अवाना जी बैठे हैं यहाँ पर नदवाई से, नगर से वाजिद अली हैं, कामा से जायदा खान हैं, वैर से भरला जाटव है, बयाना अमर सिंह जाटव है। अगर हमारे सरकार लानी है आपको, जहाँ आपका बस चले आप सहयोग कीजिएगा सीटें जिताने के अंदर, और यहाँ से सुभाष गर्ग और आपके अवाना साहब जीतेंगे तब जाकर सरकार बनेगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो कृपा करके सुभाष गर्ग को काम देख लिया आपने, और मैं समझता हूँ कि कमी किसी ने नहीं रखी है। हमने भी 4 मंत्री बना दिए यहाँ से, हुआ आज तक कभी? मैंने इतिहास बन गया, इतिहास बन गया। 6, 2 को दर्जा दे दिया होगा कोई कमी नहीं रखी है। भरतपुर में विशेष प्रेम रहा मेरा भी, विश्वनाथ जी बैठे हुए हैं तो प्रेम होना लाजिमी है, क्योंकि ये कॉम्रेड राजा है ये। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं चाहूँगा कि जयंती चौधरी जो है ERCP की योजना को धोखा दिया है, बीजेपी ने हमारे साथ में धोखा किया है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, माधोपुर, दौसा, टोंक सब जिले कवर होते हैं, करौली समेत। आप बताइए 25 MP जिता दिए हमने, एक परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते लोग। पानी वाला मंत्री हमारे राजस्थान का है, आप बताइए 25 MP मिलके भी 16 योजना चलती देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजना है। ERCP की 13 जिले की योजना है, पीने के पानी की भी है, 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी उसके अंदर। 53 बांध मैंने जोड़ दी जो छूट गए थे अभी। आपने ठीक क्वेश्चन उठाया कि उस योजना को क्या कारण है कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करते हो। कहने के बाद में भी प्रधानमंत्री खुद बोले जयपुर में, अजमेर के अंदर ये हालात है, इतना उपेक्षा है राजस्थान की, भेदभाव है। प्राइम मिनिस्टर आए थे पहले, 5 साल पहले आए, अब 5 साल बाद में फिर आए हैं। जितने नेता आते हैं 4-5 तो मुख्यमंत्री आ गए, 4-5 केंद्रीय मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और अमित शाह जी आते रहते हैं। 32 रैलियाँ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए ये लोग। मध्य प्रदेश गिरा दी, महाराष्ट्र गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी, गोवा और मणिपुर में फाउल खेल गए। तो उनको दर्द है कि राजस्थान में हम फेल क्यों हो गए, हमारा षड्यंत्र फेल क्यों हो गया। वो टीस जो उनको है दिल के अंदर, वो बाबा उनको दुख दे रही है, इसलिए पूरा अटैक राजस्थान पे और मुझ पे और मेरे परिवार पे किया हुआ है। हमारे पीसी डिपेंडेंट गोविंद दोतासा है, उसके घर ईडी की छापा पड़ गए, 10 घंटा बैठे रहे, कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं इनको। दुनिया को बताने के लिए देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के यहाँ छापा पड़ा आज, बेटों को दे दिया, उनके बेटों को दे दिया, मेरे बेटों को दे दिया ईडी का। अरे ये एजेंसी प्रीमियर एजेंसी है ईडी, इनकम टैक्स, CBI, ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी है कंट्री के लिए। किसके लिए है?
इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए, आर्थिक अपराधियों के लिए है। जो मालिया है लंदन में, नीरव मोदी है, उनके लिए है ये। आज क्या देश के अंदर कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है ही नहीं, आर्थिक अपराधी नहीं है। उनका पकड़ नहीं रहे हो तो देश का नुकसान देश को हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को हो रहा है। इनकम टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने वाला डिपार्टमेंट है। इन सब का उपयोग होना चाहिए, उसकी बजाय आप सरकारें बनाने में, सरकार गिराने में कर रहे हो। तंग कर रहे हो अपनी पार्टियों को। चुनाव चल रहे हैं और छापे पड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पड़े भाई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये जो तरीका अडॉप्ट किया है लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये आपको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मौका, अब देखिए जो नेता आ रहे हैं, सब नेताओं का भाषण देखेंगे शाम को, आप सबका भाषण एक सा है, भड़काने वाला है। हमसे बहस नहीं करें भाई आपके कामों में कमी रह गई है, खामी रह गई है, आपने खाली घोषणा करी, वो लागू नहीं हुई है, इस पर बहस नहीं होगी। मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि आप हमारे कामों पर बहस करो, फिर वोट मांगो, डालते हैं जनता से वोट मांगो। अंत में मुझे खुशी है कि आज जयंत चौधरी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से नौजवान साथी जयंत चौधरी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ। दिनेश सुपा जी धन्यवाद देंगे। दिनेश सुपा जी। कांग्रेस पार्टी में आप सब पधारे। मैं आपका कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते सबका धन्यवाद देता हूं। 3600 कौम बरादरी आप पधारी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। और मेरा कोटि कोटि आभार, धन्यवाद पूरी सरदारी का, इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए, 5 घंटे लगातार बैठने के लिए।